ये क्लास 12th लास्ट वीडियो में हमने कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और कुलाम्स लॉ हमें क्या बताता है, हमें दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है ये हमें बताता है। ये हमें पता है कि जब दो चार्जेस आपस में रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक फ़ोर्स लगता है। कितना फ़ोर्स लगता है ये हमें किसने बताया? कुलाम ने बताया अपने लॉ के थ्रू, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हमें निकालना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन इसकी वेक्टर फॉर्म निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन होगी तो कुलाम्स लॉ ने हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, उसने हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। अब जो कुलाम्स लॉ ने हमें बताया कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, ये हमने अपनी अकल से लगाया कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अब हमें पता है कि यहाँ पे मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, प्लस Q1 और प्लस Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इस पर फोर्स लग रहा है F12 मीन्स हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स, किसके द्वारा लगने वाला फोर्स? Q2। जो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा है वो फोर्स F12, और F21 मतलब 2 पे लगने वाला फोर्स जो 1 के द्वारा लग रहा है, तो इसे हमने बोला F21। ठीक है। अगर हम इनका वेक्टर फॉर्म लें इसकी डायरेक्शन का, तो R12 मीन्स होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे बोल दिया हेडिंग टूवर्ड्स टू फ्रॉम 1। ठीक है। और R21 यहाँ था R21 और यहाँ है R12, क्योंकि टूवर्ड्स 2 लिख दिया ना मैंने। हेडिंग टूवर्ड्स अगर मैं 2 पहले लिख रही हूँ तो 2 यहाँ पर भी पहले आना चाहिए। हेडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा है थोड़ा सा 11th क्लास में। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? देखो, यूनिट वेक्टर हमें पता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा है, पूरा चैप्टर। उसमें से आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा और पढ़ना होगा, जहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर आर कैप के बारे में पढ़ा हुआ है। आर कैप यहाँ पे अगर मैं R12 निकालूँ तो आर कैप निकलेगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12। याद आ गया होगा ये फॉर्मूला देख के। यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा होता है R12 कैप इक्वल टू आर वेक्टर R12 अपॉन मॉड वेक्टर R12। ठीक है। अगर दो चार्जेस प्लस Q1 और प्लस Q2 यहाँ पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन इनके बीच में जो वेक्टर फॉर्म होगी डिस्टेंस की वो क्या होगी? इसके थ्रू लगने वाला फोर्स इधर को लगेगा और इसकी डिस्टेंस को हम R21, जिसे हम हेडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 बोलेंगे, और इसकी तरफ को लगने वाला फोर्स इधर को लगेगा और इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? R12, मतलब ये इसकी साइड को जा रहा है और ये इसकी साइड को जा रहा है। जो डिस्टेंस है Q1 से Q2 की तरफ जाएगी और Q2 से Q1 की तरफ जाएगी, तो उनकी हेडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, ये कहाँ को जा रही है? 2 की तरफ को जा रही है ना। तो 2 कहाँ से जा रही है? 1 से जा रही है, तो 2 फ्रॉम 1। और ये कहाँ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है, तो 1 फ्रॉम 2 कहाँ से जा रही है? 2 से जा रही है, तो इसलिए हम इसे R12 बोलेंगे। हमने कुलाम्स लॉ जो भी पढ़ा था, कुलाम्स लॉ हमने पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब हमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। ये वेक्टर फॉर्म ऐसे ही पूछने को भी आ जाती है। F21 लिखो या F12 लिखो, एक ही बात है, लेकिन ऑपोजिट होगा इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन
अब देखो यहाँ पे R21 का होल स्क्वायर, ये तो हमने लिख दी, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म अभी नहीं बनेगी। वेक्टर फॉर्म कब बनेगी? जब हम इसमें यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे, और यूनिट वेक्टर हमने ऐड करा R⁻²1। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, जो हमें डायरेक्शन बताती है उसकी। अब ये हमें R⁻ यहाँ पे निकालना ईजी नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। यहाँ से जब तुम यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा F21 = K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पे R⁻²1। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। यहाँ पे तुमने क्या किया है, R12 इसकी जगह हमने क्या रख दिया, R12 अपॉन R12 का होल क्यूब हो गया यहाँ पे। तो ये इसकी हमने R⁻ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ स्क्वायर की जगह जो स्क्वायर था वो इसे और जोड़ के R³ बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। अब हमें डायरेक्टली पता है कि अगर F पॉजिटिव आता है, F वेक्टर अगर पॉजिटिव आता है इक्वल टू पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा, जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। और अगर F नेगेटिव आता है तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F21 = -F12। ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि F21 और F12 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन होता है, और एक्शन रिएक्शन होता है तो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस लगते हैं। जब ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो एक माइनस का होगा ही होगा। अब बच्चों देखो, मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये आया कैसे? इसमें भी हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा, 11th क्लास में जाना होगा। मानो ये है एक एक्स एक्सिस और ये है एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे दो चार्जेस हैं, ये है तुम्हारा चार्ज Q1 और ये है Q2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली वेक्टर R1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली वेक्टर R2। हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है हमने, ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा है हमने, याद करो। जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू ये इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, R2 1 वेक्टर, यही आएगी। 1 to 2 या 2 to 1 उल्टी हो जाएगी, R21 हो जाएगी। तो ये 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो 2 पे जा रहे हैं टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, R21 हो गई। अब अगर हम निकालें लॉ से अपने, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू कितने, ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा है, इक्वल टू R2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर तुम R21 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी कितनी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमने क्या किया, ये हमने वो वैल्यू निकाली R2 माइनस R1, और इसकी जगह पे हमने R2 माइनस R1 पुट कर दी। ये फार्मूला हमारा 3D इमेजेस के लिए शो होता है। अगर हम 3D में कोई, जैसे कोई पिरामिड ले लिया तुम लोगों ने, पिरामिड के लिए अगर तुम्हें फोर्स निकालना है, चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे कि मान लो ये होता है ना, ऐसे करके पिरामिड बनाते हो, ऐसे करके ये पिरामिड, तो ये एक 3D इमेज बनेगी। 3D इमेज के लिए एक चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो ये क्या होगा, एक 3D इमेज बनेगी। उसके लिए तुम ये वाला फार्मूला पुट करोगे, कुलाम्स लॉ की ये वाली इक्वेशन को रखोगे। उसके बाद एक तुम्हारा क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, यहाँ पर देख लो थोड़ा, इसमें क्या है, मान लो एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, कितना पॉजिटिव चार्ज, मान लो पॉजिटिव Q1 चार्ज रखा हुआ है, और एक यहाँ पे माइनस नेगेटिव Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच में फोर्स लगेगा वो किधर की साइड, अब ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इस साइड लग रहा है, मान लो ये F12 हो गया, और ये इस साइड लग रहा है तो ये F21 हो गया।
ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। दोनों एक दूसरे की पूरी कोशिश कर रहे होंगे एक दूसरे की तरफ आने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक और चार्ज रख दिया जो भी नेगेटिव है Q3। अब नेगेटिव इसके साथ तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके साथ तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F13 और यहाँ पर जो लग रहा है वो F31 फोर्स हो गया। ये इधर इधर फोर्स लग रहे हैं। अब ये बताओ मुझे कि जब मैंने ये दोनों फोर्स थे अकेले तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था कुछ, जितना भी फोर्स था मैक्सिमम फोर्स लग रहा था। अब तीसरा फोर्स जब मैंने रख दिया यहाँ पे, तो क्या इस फोर्स पे जो ये फोर्स, ये जो चार्ज था वो इस पे फोर्स लगा रहा था, उसमें कोई कमी आएगी या कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा? तो इसका आंसर है इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका किसी और चार्जेस का आ जाने से, यहाँ पे कितने भी चार्ज रख दो, इसके साथ जितना भी चार्ज लग रहा होगा, जितना भी फोर्स लग रहा होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड चार्ज की अब्सेंस या प्रेजेंस से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेट फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन एक सिंगल फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। यही हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। ठीक है। अब इन दोनों में ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और रिपेल करते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्सन नहीं करते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मीडियम पर डिपेंड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को हम तेल में रख सकते हैं, पानी में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। हमने पढ़ा था, परमिटिविटी पड़ी थी, इसे वैक्यूम में भी रख सकते हैं। तो ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। इनका मीडियम से चेंज होता है, फोर्स घटता बढ़ता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो तुम उसे वैक्यूम में रख दो या पानी में रख दो, चाय में रख दो, किसी में भी रख दो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा।